अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज हम बात करेंगे कि क्या होता अगर हिंदुस्तान ना टूटता। इफ़ देयर वॉज अ यूनाइटेड इंडिया तो उससे क्या प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं उसके। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसमें इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी पे अपलोड कर रहा होता हूँ डिफरेंट लेक्चर्स के साथ साथ। देखिए, एक नॉर्मल एक जो है वो लोग तो ये कहते हैं कि अगर नहीं होता, अगर इंडिया नहीं टूटता, अगर पाकिस्तान इंडिया एक ही कंट्री होते हैं तो हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिकेट टीम होती जिसमें सचिन तेंदुलकर और शोएब अख्तर एक साथ खेल रहे होते हैं। जब फिर आज के दौर में बाबर आजम और विराट कोहली वो एक साथ मैचेस जो है वो खेल रहे होते हैं। और जब सिंगिंग की बात की जाती, ठीक है, तो उसमें भी हमारे पास बहुत बेहतरीन सिंगर्स होते हैं। इंडिया पाकिस्तान के सब मिलकर जो है वो सिंगिंग करते और इस तरह की चीज़ें। लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि ये है वो हिंदुस्तान किस तरह से सेपरेट हुआ, टूटा किस तरह से। ठीक है, तो उसकी शुरुआत 1947 में नहीं हुई थी बल्कि 1857 में हुई थी, जिसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है या जंग आज़ादी कहते हैं, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने मिलकर जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ बगावत की थी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि जो अंग्रेज हैं या ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी कि अगर हिंदुस्तान पे कब्जा करना है तो मुसलमानों और हिंदुओं को डिवाइड कर दिया जाए, उनको तकसीम कर दिया जाए। और ऐसा ही हुआ, उनको तकसीम किया गया। 1905 में, 1905 में ब्रिटिश ने क्या किया कि उन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। दो डिफरेंट डिफरेंट सूबों में इसको जो है वो ब्रेक कर दिया गया और इस तरह से डिवीजन जो है वो स्टार्ट हुई। 1906 में फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम हुआ, जो मुसलमानों को सपोर्ट करने वाली एक पार्टी थी हिंदुस्तान के अंदर। 1909 में बहुत मशहूर मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स हुए। फिर 1919 में जो है वो मोंटेगो कैल्सफोर्ड रिफॉर्म हुए, जिसके अंदर एक सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई कि पाकिस्तानियों मतलब कि मुस्लिम्स और हिंदू, इन दोनों को जो है वो अलग अलग इनके इलेक्शंस होंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे, इनके इनके डिफरेंट इलेक्शंस होंगे कि मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को वोटिंग करेंगे जबकि हिंदू जो है वो हिंदू कैंडिडेट को जो है वो वोटिंग कर रहे होंगे। और ये ब्रिटिश की तरफ से जो है वो एक प्लान दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट के सिस्टम का। और इसी पर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ या लखनऊ का मुआहदा जिसको हम कहते हैं, जिसमें हिंदुओं की तरफ से जो है कांग्रेस की तरफ से जो है वो बाल गंगाधर तिलक, जबकि मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, जिन्होंने जो है वो इस पर लखनऊ पैक्ट को साइन किया। और जिसपे कांग्रेस ने कहा कि भाई वी एक्सेप्ट द सेपरेट इलेक्टोरेट्स, के जुदागाना इंतखाबात जो है उनको हम जो है वो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन तमाम लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया देखा जाए तो। 1915 में हिंदू महासभा बनी एक पार्टी। ठीक है, तो जिसको स्टार्ट करने वाले थे विनायक सावरकर, जिन्होंने किताब लिखी थी एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, जिनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर, जिसमें उन्होंने बताया था कि हिंदुत्व जो है वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ये एक सियासी नजरिया है। ठीक है, और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस इस हिंदुत्व के अंदर नहीं आ सकते। बस हिंदुस्तान में जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान ही रहेंगे, मुस्लिम नहीं रहेंगे या क्रिश्चियंस नहीं रहेंगे। तो एक तरह से ये सिर्फ मुस्लिम्स ही सेपरेशन नहीं चाहते थे, बल्कि हिंदुओं में भी कुछ लोग ऐसे थे जैसे विनायक सावरकर हैं जो कि सेपरेशन चाहते थे कि हिंदुस्तान जो है वो उसका बंटवारा हो जाए हिंदुओं और मुसलमानों में। इस तरह से MS गोलवालकर जिन्होंने आगे जाकर RSS बनाई 1925 में, 1925 में, इसमें भी उन्होंने जो है वो यही कहा कि हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट उन्होंने पेश किया, हिंदू एक अलग नेशन है। और आगे जाकर 1933 में 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म चौधरी रहमत अली, उन्होंने किताब लिखी नाउ और नेवर के नाम से, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें एक जो है वो अपना कंट्री एक अलग स्टैब्लिश करनी है, जिसमें जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी वाले प्रोविंसेस को अलग एक कंट्री बनाया जाएगा। और उसको उन्होंने जो है वो चूँकि उसमें पंजाब और अफगान, कश्मीर, सिंध का इलाका, बलूचिस्तान का इलाका शामिल था, तो उसको उन्होंने पाकिस्तान का नाम दिया, जो आगे जाकर पाकिस्तान बन गया। और PAKS, तो ये अलग अलग जो है वो उसके प्रोविंसेस जो थे, मेजोरिटी एरियाज थे, उनके नाम से निकाले गए थे। तो ये पाकिस्तान असल में एक एब्रीविएशन था हमारे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज की जो सब कॉन्टिनेंट में थे।
विनायक सावरकर ने भी ऐसी ही बात की। उन्होंने भी कहा कि भाई जो है वो हिंदुस्तान को एक अलग मतलब हिंदुओं के लिए एक अलग नेशन होनी चाहिए, एक होमोजेनस स्टेट हम नहीं बना सकते हिंदुस्तान के अंदर। और फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ऐसी ही बात की। तो उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग मज़ाहिब से इनका ताल्लुक है, अलग अलग फ़लसफ़े इनके हैं, अलग अलग इनके समाजी रिवायात हैं, इनका लिटरेचर इनका अलग अलग है, तो फिर हमें अलग अलग नेशन से बनाने पड़ेंगे। और ये चीज़ ब्रिटिश में उस वक्त जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे सर विंस्टन चर्चिल, वो भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान के अलग टूट जाने से एक नया कंट्री जो पाकिस्तान बनेगा वो ब्रिटिशर्स के भी काम आएगा, या फिर वो उसको उससे फ़ायदा ले सकेंगे। तो ब्रिटिशर भी कहीं ना कहीं वो ये चाहते थे कि भाई हिंदुस्तान जो है वो टूट जाए। फाइनली 1946 में 1946 में इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस कराए जाते हैं, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 425 सीटें जीतती है और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 923 सीटें जीतती हैं। मतलब मुसलमानों की जितनी सीट्स होती हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो जीत चुकी होती है। इससे पता लगता है कि एक मुस्लिम लीग एक पावरफुल फोर्स बनकर सामने आती है कि जो मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक जमात बनी है, ये साबित होता है। और फाइनली फिर जब इतनी बड़ी फतेह होती है मुस्लिम लीग की, तो एक फुल एक्शन प्लान कायद-ए-आज़म की तरफ से आता है। वो कहते हैं कि आइदर इंडिया या तो डिवाइड होगा या फिर वो डिस्ट्रॉय होगा, दो में से कोई एक चीज़ होगी, ठीक है। लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जो अभी नहीं मान रहे थे कि पार्टीशन होनी चाहिए, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, नेहरू हैं, सरदार पटेल हैं, ठीक है, बोस हैं। ये नहीं चाहते थे कि जो है वो हिंदुस्तान अलग हो अब तक। इस तरह से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी थी, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, यूनियनिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जमीयत उलमाए हिंद, सिंध इत्तेहाद पार्टी, खुदाए खिदमतगार। ये वो पार्टीज थी जो कि नहीं चाहती थी कि हिंदुस्तान जो है वो सेपरेट हो, अलग हो। सरदार पटेल ने तो ये कोटेशन बड़ी मशहूर है कि कोई नहीं चाहता कि हिंदुस्तान डिवाइड हो जाए, लेकिन या तो एक डिवीजन होगी, अगर एक डिवीजन नहीं हो सकी तो मल्टीपल डिवीजन्स होंगी, तो फिर बेहतर ये है कि इसको डिवीजन कर दिया ही जाए। काफ़ी बार पाकिस्तान को बनने से रोकने के लिए जो है वो यूनाइटेड इंडिया के अंदर 3 दफ़ा कायद-ए-आज़म को प्राइम मिनिस्टरशिप की पोस्ट ऑफर की गई, ठीक है, कि भाई किसी तरह से जो है वो ये सेपरेशन रुक सके, ठीक है, लेकिन नहीं रुक सकी। और 1947 में आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान ये सेपरेट हो गया, अलग हो गया। और ये ट्रेजेडी भी थी एक इसमें कि 2 से 20 लाख के करीब लोग जो है वो मारे गए जब वो हिजरत कर रहे थे, इमिग्रेशन कर रहे थे। बहुत वायलेंस देखने में आया, कत्ल गारत देखने में आई 1947 के बाद। देखिए, अगर क्या होता अगर हिंदुस्तान सेपरेट नहीं हो पाता, अगर वो एक ही कंट्री बन पाता, तो एक ऐसे हिंदुस्तान या इंडिया, एक यूनाइटेड इंडिया एक ऐसा प्लेस होता जिसमें 62% हिंदूज होते और 32% मुस्लिम्स होते, और इसकी टोटल पॉपुलेशन 176 करोड़ की पॉपुलेशन होती, ये यूनाइटेड इंडिया की, और दुनिया के सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ये बना पाते, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारे कंट्रीज मिलकर होते। और इस तरह से जो जंगें हुई, 4 जंगें हुई पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, 1947, 1965, 1971 और 1999 की कारगिल वॉर। इन वॉर से भी हम बच पाते हैं, लाखों जानें इसमें भी बच पाती हैं अगर ये सेपरेशन नहीं होती। उस तरह से जो बड़ी तादाद में जो हम पैसे लगा रहे होते हैं मिलिट्री पर, चूँकि ये पाकिस्तान इंडिया के एग्जिस्टेंस की वजह से मिलिट्री को बहुत ज़्यादा बजट जा रहा होता है, इंडिया की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी। जैसे कि 1523 बिलियन का डिफेंस बजट जो है वो पाकिस्तान को दिया गया लास्ट ईयर, और इंडिया की तरफ से भी 5.25 लाख करोड़ का बजट जो है वो दिया गया 2022 के अंदर। तो ये बजट हमारा बच पाता और इनको हम अच्छे कामों में, लाइक हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लगा सकते थे इन तमाम पैसों को। या ये भी कह सकते थे कि पाकिस्तान को इससे ये बेनिफिट पहुंचता कि इंडिया अपने एग्जिस्टेंस के फौरन बाद 1952 में ही इंडिया जो है कोई सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन चुकी थी, एक जमहूरियत बन चुकी थी, और वहाँ इलेक्शंस होने शुरू हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं हुआ था। पाकिस्तान का पहला जो आइन बना था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वो 1956 में, 1956 में बना था, और 1956 में ही जो है वो अयूब खान ने जो है वो मार्शल लॉ लगाकर ये आइन का खात्मा कर दिया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एबॉलिश कर दिया। फिर 1962 में दोबारा से एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, लेकिन 1969 में जो है वो यहिया खान आए और उन्होंने जो है वो दोबारा से मार्शल लॉ जो है वो लगा दिया। फिर 1973 में एक और कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज किया गया, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसके बाद दोबारा जो है वो जनरल ज़ियाउल हक ने जो है वो मार्शल लॉ जो है वो लगा दिया। तो
इस तरह से पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार रही और आज तक जो है वो कोई भी एक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसने अपने 5 साल पूरे किए हों। 29 प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आ चुके हैं 1947 से, लेकिन अब तक कोई भी अपने फुल टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया 5 ईयर्स की। ठीक है, अगर हम डेमोक्रेसी की बात की जाए साउथ एशिया के अंदर तो पाकिस्तान का रैंक सबसे डाउन है। मतलब साउथ एशिया के अंदर देखा जाए तो अफगानिस्तान से बस थोड़ा सा ऊपर है, वरना ओवरऑल तमाम कंट्रीज से डाउन है। ग्लोबल रैंक के अंदर पाकिस्तान जो है वो 104th नंबर पर आता है डेमोक्रेसी के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान में एक हाइब्रिड रेजिम चलती है जिसमें डेमोक्रेसी और आर्मी ये दोनों मिलकर जो है वो कंट्रीज को जो है स्टैब्लिश कर रहे होते हैं या कंट्री को चला रहे होते हैं। इस वजह से डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स है वो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी कम है। बाकी भी देखा जाए ग्लोबल पीस इंडेक्स के लिहाज से पाकिस्तान जो है वो 147 नंबर पे आता है इस मतलब कंट्री रैंकिंग के अंदर। बिल्कुल इस तरह जीडीपी पर कैपिटा की बात की जाए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो पाकिस्तान 144 नंबर पर आता है और तमाम दुनिया की कंट्री में 205 कंट्री उसमें से पाकिस्तान 144 नंबर पर आता है। ठीक है, इस तरह से इनइक्वालिटी की बात की जाए तो उसके अंदर भी पाकिस्तान जो है वो 24 नंबर पर आता है। जब इनइक्वालिटी की बात की जाती है जहाँ पर इतनी ज़्यादा इक्वालिटी नहीं है, मतलब अमीरों और गरीबों के अंदर बहुत ज़्यादा एक फ़र्क है अमीर और गरीब के तबके के अंदर पाकिस्तान के अंदर। तो ये सारी परेशानियाँ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। हम एक साथ मिलकर रह सकते थे या एक साथ मिलकर रह सकते हैं। जैसे कि अगर हिस्ट्री के जो तालिब इल्म उन्हें पता है कि वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी दो अलग अलग कंट्रीज थे जिनमें यूनिफिकेशन उनमें साथ में जाकर हो गई और वो कंप्लीट एक जर्मनी कहलाती है। बिल्कुल इस तरह से अगर वियतनाम की बात आप जानते हैं तो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम एक अलग कंट्री थी जिनके बीच में एक बॉर्डर था और अब वो एक वियतनाम के नाम से कंप्लीट एक कंट्री मौजूद है। सिंपल इस तरह से यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन का जो क़याम हुआ था उसमें आपको पता है कि जर्मनी और फ्रांस दोनों एक दूसरे के बहुत कट्टर दुश्मन थे। वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 दोनों इनके बीच में फाइटिंग हुई, करोड़ों लोग क्योंकि जाने ज़ाया हुई। लेकिन अब जर्मनी और फ्रांस आपको पता है कि साथ मिलकर रहते हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, शेंजन एरिया के अंदर ये आते हैं, सेम करेंसी रन करते हैं और बहुत अच्छे जो है वो ट्रेड के रिलेशन जो है दोनों कंट्रीज के बीच में मौजूद हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम जानते हैं जर्मनी और फ्रांस के बारे में। तो ये पाकिस्तान के साथ भी ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ एक अच्छी कोalition बना ले। अगरचे यूनाइटेड इंडिया हम नहीं बन सके, लेकिन अमन की आशा आज भी मौजूद है कि इस तरह से तमाम कंट्रीज़ ने आपस में कोalition किया, एक तरह से अलाइंस किया, तो पाकिस्तान इंडिया को भी इस तरह से कोई अलाइंस करना चाहिए जिसमें क्या हो कि हमें बहुत सारे बेनिफिट्स इसके अंदर होंगे तमाम तरह से। आई होप सो कि आपको ये वीडियो या ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। जल्द हाजिर होऊंगा नए वीडियो के साथ नई इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तब तक सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।